अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बस कुछ दिन और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव घोषित होने जा रहे हैं। 2027 के पहले का ये असेंबली का सबसे बड़ा मुकाबला है जो इस महीने और अगले महीने प्रस्तावित है। उम्मीद करिए कि 8 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव घोषित हो सकते हैं और इन 10 सीटों पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र के दौरे पर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ वो उत्तर प्रदेश में भी जो बाई इलेक्शंस होने हैं उसका ऐलान यूपी का भी साथ में होगा। तो यानी मान के चलिए कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी यूपी में बाई इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं 10 सीटों के लिए। बहनों भाइयों, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है। जैसा मैं प्रारंभिक उद्बोधन में भी कह रहा था, बहुत बड़ा मुकाबला है। 4 जून को आए परिणाम के बाद ये तकरीबन 4 महीने के बाद ये एक बहुत बड़ा मुकाबला रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच होने जा रहा है, जहां से फिर एक बार बहुमत किसके साथ है इसका टेस्ट होगा। ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्लाइन था वो क्या कंटिन्यू है या फिर बीजेपी संभल गई है और अब फिसलने के बाद वो उठ रही है। और ये भी टेस्ट हो जाएगा कि अपोजिशन की जो ताकत थी 2024 के जनरल इलेक्शंस में वो क्या बनी हुई है, नीचे है या फिर ऊपर उठी है। सामान्य तौर पर बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन यूपी में कई बार बहुत बड़े बड़े उलटफेर भी हुए हैं, जैसे 2018 गोरखपुर नूरपुर, कैराना और नूरपुर। लेकिन उसके बाद के जो और असेंबली इलेक्शंस हुए मुकाबला अच्छा हुआ, बराबर का होता था, ज़बरदस्त रहता था, मैनपुरी वाले को छोड़ दें तो। बहनों भाइयों, इस बार का जो चुनाव है उसमें खासियत इसका भूगोल भी है। ईस्टर्न यूपी, वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ फैली हुई 10 सीटों पर चुनाव है, जिसमें सेंट्रल यूपी भी सम्मिलित है। तो ये चुनाव इस बार का कोई सामान्य नहीं है या एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, एक पार्टी का चुनाव नहीं है। चुनाव फैला हुआ है और बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है। अर्बन एरिया भी है, डीप रूरल एरिया भी है, अपर कास्ट डोमिनेटेड सीट भी हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट भी हैं और पिछड़ा और एससी सीटें तो अधिकांशतः हैं। तो इस बार के मुकाबले में कई चीज़ें साफ होने वाली हैं। 2027 का एक आपको धुंधली तस्वीर इस 10 सीटों पर मिलेगी। 10 सीटें कोई छोटी मोटी होती नहीं। कई तो राज्य ऐसे हैं जिनकी 25% सीटें उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पूरी कर दे, इतनी क्षमता है यूपी में। तो तमाम संभावनाओं वाला ये प्रदेश है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का मुकाबला कैसा होता है। अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री तकरीबन हर सीट पर 2-2 बार और कहीं कहीं तो 3-3 बार विजिट कर चुके हैं। सरकार की तमाम बेनिफिशरीज, जन कल्याण की योजनाएं उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर वितरित की गई हैं या की जा रही हैं। तो जून वाला मसला अक्टूबर नवंबर में योगी सरकार रिपीट नहीं होने देना चाहती। अब तो अपनी इज्जत की बात है, तो इसलिए कोई भी किसी तरह की कमी आने देना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ेगा। और इसमें बहनों भाइयों अलायंस की स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। अलायंस से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्ते, बीजेपी और आरएलडी के रिश्ते, बीजेपी और निषाद पार्टी के रिश्ते, बीजेपी और राजभर पार्टी के रिश्ते, ये सब कुछ एसिड टेस्ट होने जा रहा है। बस कुछ दिनों में आपके सामने दोबारा से संग्राम और उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित होंगे। तो इस बार के चुनाव में मुद्दे, क्षमताएं, अलायंस, इन सारे मुद्दों पर हम खुली चर्चा आज की इस डिबेट में करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ में चुनाव के इस वातावरण को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न अभी सदस्यता का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसको हम लोग पूरी जोर शोर के साथ हर एक व्यक्ति तक, हर एक बूथ तक हम अपनी सदस्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 की 10 विधानसभाओं में हम कोई सकारात्मक नतीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे।
समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधानसभा उपचुनावों की समीक्षा भी कर ली है और सारी तैयारी कर दी है। सबकी उम्मीदें हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो सब एकजुट हो चुके हैं। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने का काम होगा। 10 सीटों को लेकर हम बहुत गंभीर हैं और हमारी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि हमने एक एक सीट पर अपने प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं को लगा रखा है। अंतिम लेवल तक हम अपना संगठन पर एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं तब भी बार बार कहता था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एमिकेबली बैठकर हम लोगों के बीच चीज़ें तय हो जाएंगी, सीटें तय हो जाएंगी और वही हुआ। इस बार फिर वैसे ही होना है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी, केपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, अनिल दुबे के दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी हमारे, हंस क्यों रहे हैं भाई मलिक साहब, आप अभी हंसना नहीं है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दबाव में है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक दल हैं, हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं और हम जनता के कामों के दम पर, जो हमने जनता के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो काम किया हमारी सरकार ने, और मजबूत संगठन के आधार पर हम हर चुनाव में जाते हैं। हर चुनाव को हम चुनौती मानते हैं और जनता का जो समर्थन मिलता है हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हम समाज को बनाने के लिए और गरीबों और दलितों की सेवा के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। सत्ता हमारे लिए कोई साधन नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं किसी दबाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, और हम निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे नेता निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेके जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं। जो योजनाएं उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और आने वाले दिनों में भी, जब भी बाई इलेक्शन होगा, निर्वाचन आयोग कब घोषित करेगा, जब भी घोषित करेगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, हमारी पार्टी निरंतर जनता की सेवा में लगी है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति रही हो। देश के अंदर कोरोना की परिस्थिति में भी हमने काम किया है, सेवा किया है, और आज भी हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में अभी ये लग रहा है कि जून में जो परिणाम आए थे उसके कारण आप पर अब उत्तर प्रदेश की असेंबली के बाई इलेक्शन में परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नहीं क्योंकि इस बार की चूक आपको बहुत महंगी पड़ेगी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले भी आपके यहाँ कहा हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ। देखिए, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है, हमारा परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं है। लोकसभा का चुनाव हो रहा था और देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते। ये ऐतिहासिक घटना है ब्रजेश जी। 40 सालों में किसी भी पार्टी ने दोबारा सरकार नहीं बनाई थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 5 साल सरकार चलाई और जनता ने इतना बड़ा हमारे लिए चुनाव बहुत आसान है, सवाल खत्म। नहीं, मैंने पहले ही लाइन कहा कि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है, ये मैं मानता हूँ, हमारी पार्टी मानती है। आप देखिए, हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे चिड़िया उड़ा रहे हैं। अच्छा सुनिए, हम धरातल पर जाके काम कर रहे हैं, इस नाते हम काम करते हैं। ये अभी तक आपने ये तय नहीं किया कि हैंडपंप कितने पे लड़ेगा, निषाद पार्टी कितने में लड़ेगी, आप सीटें बांट क्यों नहीं रहे? नहीं ब्रजेश जी, बांटने का तो बात वहाँ होती है जहाँ लड़ाई होती है कि मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। 10 की 10 सीटें हम लड़ रहे हैं, लोक दल लड़ रही है,
हमारे सहयोगी दल लड़ रहे हैं और कहीं हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम सहयोगी तो दल। 1.5 जिले की पार्टी को कितनी सीट दे मैं देंगे? पहले भी इस बात का उदाहरण दिया हूं कि चुनाव हमारे लिए, सहयोगी दलों के लिए कोई ऐसा नहीं कि सीट की लड़ाई है। बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। तो आप बांट देंगे ठीक से? नहीं, टिकट की तो बात ही छोड़ दीजिए ब्रजेश जी। हमने तो अपने सहयोगी दलों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो राजनीति में उदाहरण है। जैसे बहुत सारे ऐसे काम है, एक दर्जन काम है। केपी मलिक की पार्टी को आपने मंत्री बना दिया। नहीं, बड़ा दिल दिखाया। हम पहले भी मंत्री बनाए हैं जी। लोक दल इसके पहले भी हमारे सहयोगी दल रहे और जब सहयोगी दल रहा लोक दल। कैसे पता कि केपी मलिक की पार्टी आरएलडी है? हमने तो नहीं कहा। हम बड़े मतों से जीते हैं और हमने हमेशा सम्मान किया है। चौधरी अजीत सिंह जी थे, वो भी हमारे साथ थे। मैं मनोज काका हमारे जी अच्छे रिश्ते थे, आज भी हमारे अच्छे रिश्ते हमारे सहयोगी दल है। हम कहीं ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिसमें लगे कि हमारा सहयोगी दल हमारा प्रतिद्वंदी है। जिनको लगता है, जिनकी भाषा है, वो सब लोग जानते हैं, वो आगे आपको बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार का चुनाव आपके लिए एसिड टेस्ट की तरह है। ऐसा बीजेपी का मानना है कि ठीक है, दुप्पल में जीत लिया आपने 37 सीटें और 6 आपके सहयोगी ने जीत ली, लेकिन ये योगी जी का चुनाव है, बच के निकलना आसान नहीं है। हाँ, ये ठीक बात है आपकी बिल्कुल कि योगी जी का कोई भी जो चुनौती होती है उससे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से बच के निकलना आसान नहीं है। इसलिए बच के निकलना आसान नहीं है कि चूंकि अपने ही बनाए हुए स्वजाति आकंठ व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ जी फंस गए। वो जिस भी विधानसभा में जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जब वो जा रहे हैं तो जनता पूछ रही, बहुत कौतूहल के साथ, जानते ही है मुख्यमंत्री को देखने जनता आती है, वहाँ बड़ा दिलचस्प वाकया हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री जी आए, क्या लाए? नौजवान कह रहा है, अरे ये तो वही मुख्यमंत्री आए जो पूरे अपने कार्यकाल में 18 के 18 पेपर लीक करा दिए। दलित पूछ रहा है, अरे क्या लाए मुख्यमंत्री? कहा वही मुख्यमंत्री हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 का पद खा गए। फिर दलितों माता बहनें पूछ रहे क्या लाए? कहा वही हैं जो रात के 2 बजे एक दलित बेटी को जलवा दिए। फिर और शिक्षा जगत के लोग पूछ रहे हैं, क्या है? कहा जिस बीएचयू में अपने शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक शुचिता के लिए जाना जाता था, उसी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचाने वाले 3 दरिंदों ने एक बेटी को नोचा। तो अपनी ये उपलब्धता क्या बताएंगे? अब जहां जा रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि देखने आते हैं बहुत से लोग जी। आप तो कह रहे थे कि देखने आते हैं बहुत से। अरे देखने सुनने तो आपको भी सुन रहे हैं, ये जनता है, ये जनता अपने वोट से तय कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जा रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं ये भी सुनिए, उनका सरोकार क्या है। उनका चूंकि कभी भी वो संवैधानिक मान्यों और मूल्यों में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। वो जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि जितने बीएलओ यादव हैं, जितने कुर्मी हैं, जितने मुसलमान हैं, इनका नाम हटा दो। उनसे ये सवाल ये है, और देश के निर्वाचन आयोग को भी समाजवादी पार्टी ने कई बार चिट्ठी लिखा है, क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज अब वोटर नहीं है? अगर है तो आपके माध्यम से देश के मुख्य निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी ये कह रही है, ये अपील कर रही है कि आप सुनिश्चित करिए कि हर जगह जो समाजवादी पार्टी ने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, यादव का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे दलित हो, वो भी बीएलओ रहे और वो भी वोटर होने के अपने निरपेक्ष भाव का मतदान कर सके। सीटें बढ़ गई समाजवादी पार्टी, अभी तो आपने आज बताया है कि समाजवादी पार्टी को आज आपके माध्यम से संज्ञान में आया। बाई इलेक्शन में तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, हताश है। नहीं, मैंने सीटें बांट दी क्या? नहीं, अभी तो नहीं बांटी, आपने अभी बंटवाते हैं आपसे। होने वाला है तो आपसे बता रहे हैं कि जो जून की जो हवा थी, जो 4 जून की हवा थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की व्यग्रता इतनी बढ़ गई कि दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की लड़ाई। अच्छा, मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं सवाल पे आ रहा हूं साहब। अरे सुनिए, एक सवाल तो ले लो। सुनिए तो, अच्छी डिबेट वो होती है जिसमें सवाल लिया जाता है। आप खूब सवाल पूछे, कोई हम लोग वो थोड़ी है कि आपको जेल भिजवा देंगे। हम आपको जेल नहीं अच्छा, आप ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, क्या सीटें कांग्रेस को दे दी? देखिए, किसको सीटें दी जाएगी, किसको सीटें नहीं दी जाएगी, ये तो जब तय होगा। जैसे आपने आज डिमांड नोट आया 5 सीटों का।
भाई डिमांड नोट का तो अब कांग्रेस के साथी बताएंगे। देखिए डिमांड नोट क्या है कि लोग क्या कांग्रेस की ये पोजीशन है कि 5 मांगे? जनतंत्र में, लोकशाही में लोग तय करते हैं कि किसकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत क्या है। और उत्तर प्रदेश की जनमानस ने यह तय करा है। सुनिए साहब, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने और बहुजनों ने यह तय करा है, और प्रगतिशील सोच के सवर्णों ने भी, कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अगर बहुजनों का सच में कोई नायक है, हृदय से कोई नायक है, तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। सर आप सोच रहे हैं कठिन कठिन शब्द बोल के और लंबे वाक्य विन्यास से आप शब्द को, सवाल को गुमराह कर देंगे। यहाँ मैं हिंदी अब अच्छा सवाल तो ले लीजिए। ये तो आपका बड़कपन है कि कम से कम हमारे शब्द का आप आदर कर रहे हैं। नहीं तो ये सवाल करने, आप सवाल करने देंगे, बात पे सवाल उठा देंगे, अब तो हो सके कल आप पर भी एफआईआर हो तो जाए। आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हो, आप तेज तेज बोल के सोचते हो सवाल ना पूछा जाए। आपके खिलाफ भी अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी ठीक। तो अब मेरा ये कहना है कांग्रेस को कितनी सीटें दी, देखिए इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएगी, हमारे पास कितनी सीटें 5 चाहिए। अभी 5 समाजवादी पार्टी 200 सीटें पे काम कर रही है। कितनी? और उस 10 सीटों में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 24 के ही चुनाव में बढ़त है। आपको बता दें 3 इनके लिए बचती हैं, हैं? 3 बचती हैं? नहीं 3 ओके, बचती थैंक है, यू, नहीं बचती है वो बहुत अलग बात शुक्रिया है। आपका, समाजवादी मैं पार्टी समझ की गया आपकी तैयारी भावना। 200 सीटों पे। 7 पे आप आगे, 3 बढ़ रहा, 3 लेना हो ले लें, वरना आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका तो क्लैरिटी आ गई कि 7 में ये 24 के हिसाब से आगे हैं, सिर्फ 3 सीटें हैं जो बढ़ रही हैं। तो क्या आप संतुष्ट हैं इतनों से? ब्रजेश जी, अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और हम गठबंधन में गठबंधन धर्म निभाने को तैयार हैं। जो निर्णय सीटों का होना है वो हम और मनोज जी तय नहीं करेंगे, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी बैठेंगे और इस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद चीज़ें तय होंगी। कांग्रेस पार्टी अभी अपनी 10 की 10 सीटों पर संविधान सम्मान सम्मेलन कर रही है। 10 की 10 सीटों पर हमने अपने BLA नियुक्त किए हैं, BLA के ऊपर हमने लीड BLA नियुक्त किए हैं और हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी पुरजोर चल रही है उत्तर प्रदेश में। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत तय करने जा रहा है, इसका मैं दावा कर रहा हूं और इसकी आपको कितनी गारंटी। सीटों पर लड़ेंगे त्रिपाठी जी, अभी आपका यही नहीं डिसाइड है, तो क्यों इतनी एक्सरसाइज करके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हो? कार्यकर्ता परेशान नहीं होते हैं ब्रजेश जी, कार्यकर्ताओं के लिए ये खुशी का मौका होता है और चुनाव हम लोगों को जनता के बीच जाने के एक अवसर देता है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो भय भूख भ्रष्टाचार की सरकार है ये पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से आज पूरी तरह से निराश है। कोई भी योगी आदित्यनाथ जी को देखना नहीं चाहता। प्रदेश की जनता तो छोड़िए, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ जी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और वो सर फटोबल चल रही है। 10 की 10 आपको काफी अंदर से सूचनाएं दे रहा है कोई? नहीं, सारी ये कौन सूचनाएं आपको बता रहा है कि इनके यहाँ झगड़ा चल रहा है, सर फोड़े डाल रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है? कोई बताता है 1.5 जिले की आप अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम से अपनी बढ़त करेंगे या इनके झगड़े से बढ़ेंगे आगे? नहीं, इनके झगड़े से तो ये खत्म होंगे। हम तो अपने संविधान सम्मान सम्मेलन से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा प्रदेश आज उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। भाई ने कहा 7, भाई ने यह बताया कि हमारी बढ़त कहां थी। तो लॉजिक है, आप क्यों उनकी बढ़त की सीट ले लोगे? अच्छा क्यों दे दें आपको? मुझे तर्क दे दो। अगर मैं भी बैठूं कि भाई चलो मैं बैठ के चीज दे लो, तो जो आदमी आगे वो रखेगा कि आपको दे देगा? बिल्कुल ब्रजेश जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। ये सारी बातें 3 लेके बात खत्म करो। नहीं, बिल्कुल अभी ये कोई भी निर्णय नहीं है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व अरे 3 दे रहे हैं, ले लो, वरना बाद में पता चला। ऐसा ब्रजेश जी बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़ाई चल रही है संविधान को बचाने की, आपका क्या हक बनता है? आप मुझे बताओ। जैसे उन्होंने तर्क दिया कि हम 7 पे आगे थे, 7 हमारी, बहुत अच्छी लॉजिक दिया उन्होंने, अप्रिशिएट। आपके पास कोई लॉजिक हो दे दो। बिल्कुल ब्रजेश जी, हमारी पार्टी, हमारा संगठन संविधान के नाम पर आज पूरा देश, हर युवा, महिला, बेरोजगार राहुल गांधी जी की ओर देख रहा है और राहुल गांधी जी लगातार राहुल जनता की ऐसा तो लड़ाई लड़ अखिलेश रहे जी की हैं। तरफ तो ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा। आप तथ्य और तर्क दो। उन्होंने कहा 7 पर आगे थे इसलिए चाहिए, मैंने स्वीकारा, तथ्य बात सही है। आप कह दो कि 5 पर आप आगे हो, अभी आपका तथ्य मान लेंगे। आगे की बात तो पिछले चुनाव के आधार पे हो रही है। आज वर्तमान में जनता के बीच जो लहर चल रही है, आप देखिए हरियाणा का भी क्या हाल चल रहा है। मतलब आपकी लहर में वो अपनी जमीन छोड़ दें? नहीं, अपनी जमीन कोई नहीं छोड़ता समझ गया। कोई भी अपनी जमीन छोड़ने को राजी नहीं होता, लेकिन सब लोग अपनी जमीन बनाते हैं और सभी कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं। पर एक चीज क्लैरिटी हो गई कि 3 से अधिक की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, स्वागत आपका।
उपचुनाव तो लड़ना है, बिल्कुल लड़ना। एक सीट पे मीरापुर, नहीं, 10 पे गठबंधन लड़ रहा। ओके। और हैंडपंप? नहीं, हैंडपंप जब भी मीटिंग होगी तय हो जाएगा कौन कहाँ पे लड़ेगा। फिलहाल 10 सीटों पे पार्टी तैयारी कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जो है 4 विधानसभा सीटों को पर व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। बाकी कितने जिलों में तैयारी चल रही है? नहीं, गाजियाबाद में भी तैयारी कर रहे हैं, कुदरकी में भी तैयारी कर रहे हैं, मीरापुर पर भी तैयारी कर रहे हैं, खैर पर भी तैयारी कर रहे हैं और बाकी सारी सीटों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों का, हमारे नेता का निर्देश है कि 10 सीटें एनडीए गठबंधन को जितवानी है और जो भी सीटें कौन कहाँ पे लड़ेगा ये जब मीटिंग होगी तो दोनों दलों का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला कर लेगा कि कौन सी सीट कौन सा दल लड़ेगा। फिलहाल हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि 10 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में जितवाने के लिए सभी को प्राणपण से लगना। ओके, कोट अनकोट एक नेता की बात है, मैं आपसे कहना चाहूँ 1.5 जिले की पार्टी और 1 जिले के नेता वाली पार्टी कह रही 10 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा, एक सेकंड पूरा हो जाने दें, थोड़ा सा ये प्रोफाइल पे सूट नहीं कर रहा है आपके। नहीं, वो उन्होंने, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया और उस पर अगर मैं समझूंगा कि समीर सिंह से अब मैं आपको बिठा लूं और अनाप शनाप बोलूं और कहूं नहीं आपका नाम तो नहीं लिया। नहीं, ठीक बात है। मैं आपने कहा, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे इसलिए नहीं बुरा लगता कि हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्थापित पार्टी है और हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री रहे हैं और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है, पूरे देश में पार्टी का के लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम जोड़ कर अपने से लें। और वो कितने बड़े नेता हैं, उनको उनके जैसे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी में नेता हों, किसका बयान, किसके बयान का हम जवाब देते हैं? ये जो बोले हो ना, इससे लग रहा है कि आग लगी है अंदर, नहीं कह नहीं पा रहे हो। नहीं, कितने, अब वो समीर ये जो बोले हो ना कितने बड़े नेता हैं, संगीत सोम पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्टार लीडर हैं, आपको पता है? नहीं, हजारों लोग उनके भाई पीछे वो स्टार लीडर है, तभी तो मैं उनके बयान का जवाब नहीं दे रहा हूँ। भाई स्टार लीडर है, बड़े स्टार लीडर है, कुछ नहीं किलस रहे हो। संगीत सोम ने आपको आपके घर में ही कह दिया 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले का नेता और बार्गेन इतना। नहीं, हमारे नेता इतना बार्गेन। देखिए हमारा तो, वो कितने बड़े नेता है तो समीर सिंह जी से पूछ लो कि कितने बड़े नेता हैं, वो तो ये खुद ही बैठे हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन अब मैं कितने हजार लोग हैं, मैं उनका किसका जवाब देता हूँ कि जो है वो कितने लोग हैं? उस तरह तो बहुत लोग हैं, बोला करते हैं, बोलने दीजिए, उसमें क्या है। इससे दावेदारी नहीं कमजोर हो रही है? नहीं, हमारी दावेदारी जनता के बीच में, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों दलों के नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे, उसमें दावेदारी कहाँ से हो गई? थोड़ा कुछ, अच्छा एक बात बताओ, मैं कोई झगड़ा लगाने वाली बात नहीं, कुछ असहज हैं क्या आप लोग? नहीं, किस बात को लेकर असहज? अभी पिछले दिनों मैंने देखा कपिल देव अग्रवाल और आपके मिनिस्टर अनिल कुमार स्टेज पर सबके सामने, क्या वहाँ स्थिति बनी कि एक दूसरे को उंगली दिखा के कि यहाँ मत बैठो, करें वहाँ मत बैठो, क्या तो हो गया था, देखा था आपने? नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो गलतफहमी हो जाती है। वो आप वहाँ कार्यक्रम के संचालन को लेकर के दोनों लोगों के बीच में कोई बात हो रही थी, कहीं कोई उससे झगड़ा थोड़ी हो रहा था, कोई झगड़ा नहीं। ये आपको सह रहे हैं कि आप उनको सह रहे हो? नहीं, कोई किसी को नहीं सह रहा, दोनों लोग बिल्कुल हाथ गले मिलकर के काम कर रहे हैं। भाई गले मिलो लेकिन दबाओ ना। नहीं, कौन किसी को कोई नहीं दबा रहा है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य जो है एक है, गठबंधन को मजबूत बनाना है। उपचुनाव में जो गलतियां पहले लोकसभा के चुनाव में हुई वो ना होने पाए, उन सारी चीज़ों को हमको लेकर के हमें जनता के बीच में हम जा रहे हैं। पर अगर संगीत सोम जैसे लीडर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो थोड़ा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता होगा। मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। उसमें जो है उनके बारे में अगर मैं समझूं कि आप उचित कि आप समीर सिंह से पूछ लो कि वो कितने बड़े नेता। ये 3 बार आपने बोला वो कितने बड़े नेता, कहना क्या चाह रहे हो? नहीं तो आप हमसे काहे कहलवा रहे हो कि वो कितने बड़े नेता? अब इस तरह मैंने कहा ना कि कितने लोगों का मैं जवाब देता हूँ। इरिटेट क्यों हो रहे हो दुबे जी? आप आराम से बात ऐसी कर रहे हो जी, आराम उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहे कुछ कहे तो मुझसे जवाब लीजिए। अब एक सेकंड, कितने हजार लोग पूर्व विधायक हो गए, मैं किसका जवाब देता हूँ? भारतीय जनता पार्टी में ही कितने पूर्व विधायक होंगे? कई हजार हमारे यहाँ होंगे, दूसरी पार्टियों में होंगे। अब आप जबरदस्ती आप थोप रहे हो। कुछ तो गंभीर गड़बड़ चल रही है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। ठीक, मैं केपी मलिक से पूछ लेता हूं। हाँ बिल्कुल पूछे। नहीं, आप पहले समीर जी से पूछो कि वो कितने बड़े नेता। बारी आएगी मैं पूछ लूंगा ना। जब मैं आप सब पूछ ले, मेरे दावा है कि समीर सिंह कहेंगे कि वो हमारे मजबूत नेता हैं। अरे तो पूछ लो ना। उत्तर प्रदेश में हमारे
ताकतवर अरे नेता हैं। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का तुरंत पूछिए। अभी मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं समीर सिंह। अब आप बता दो अच्छा कितने बड़े नेता हैं। चलिए आप इन्हीं की फरमाइश पे बता दीजिए, बोलिए, आपको मौका दे रहा हूँ, बोलिए ये क्या कह रहे हैं। शांत है, नहीं बोल रहे हैं, समझ गए आप, इशारा काफ़ी है आपको। ठीक, मैं केपी मलिक को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए सर, उपचुनाव कैसा चल रहा है, तैयारियां किसकी कैसी चल रही? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मुझे घोर आपत्ति है आप हमारे मित्र को इस तरह से दबाव में लेके, और वो बार बार समीर सिंह जी की गवाही दिलवाना चाह रहे हैं लेकिन वो दे रहे हैं, और आप जो है 1.5 जिले की पार्टी बता के उनका घोर अपमान। मैं नहीं कहा सर, अरे आप क्यों सर, क्यों झंझट करा रहे हो सर? ये संगीत सोम ने बोला है, मैं कोट अनकोट का हूँ सर। अरे हमारे दोस्त से सर क्यों झंझट करा रहे हो? संगीत सोम के कंधे पर रख के आप बंदूक चला रहे हैं। वो राजनीतिक आदमी, उन्होंने कह दिया, लेकिन आप समझ लीजिए पहले कि राष्ट्रीय लोकदल कश्मीर में लड़ रही है, झारखंड में तैयारी कर रही है, केरल में तैयारी कर रही है राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय पार्टी है। और देखिए ये भी नहीं कह पाए हैं अनिल दुबे जी कि हमारी पार्टी के तमाम महासचिव, तमाम उपाध्यक्ष, 26 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है इनकी जो कश्मीर में चल रही है। अगर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका सीधा सीधा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी देगी। ये आपको समझ अभी सर तो यूपी लौटते हैं, तो बताइए बाई इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? देखिए, अगर ब्रजेश जी आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करते हैं जो 10 सीटों पे है, भारतीय जनता पार्टी को राहत की बात मुझे ये लगती है कि जिस प्रकार पहले दिल्ली और लखनऊ की टकराव होता था, इस बार दिल्ली और लखनऊ का टकराव नहीं होगा, और पूर्णतः खुली छूट योगी जी को दे दी है शीर्ष नेतृत्व ने, इसलिए योगी जी को चुनाव अपने तरीके से लड़ना है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि कैराना पे जब हमने बात करी थी कि एक मंत्री थे जो शामली के एक होटल में लेटे हुए थे, और रिजल्ट कैराना की लोकसभा सीट के क्या आए थे। 4 जून के बाद जो है सरकार की कौन मंत्री थे सर? वो मैं भूल गया नाम उनका, थोड़ा सा नाम बताएंगे तो दर्शकों को। लक्ष्मी नारायण जी गन्ना मंत्री थे, वो निकल नहीं पा रहे थे और अभी भी उस क्षेत्र में गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में नुकसान करेगा। ओके सर, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, और उसके बाद जो नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा बढ़ रही है संविधान बचाने के चक्कर में। संविधान बचाने के साथ साथ अब संविधान कितना बचा ये तो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस बहुत बची है और कांग्रेस को फायदा, और कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो बढ़त हासिल कर सकती है, इसीलिए वो 10 की 10 सीट पर तैयारी तो कांग्रेस किसकी कीमत पर यूपी में बढ़ रही है? कांग्रेस चाहती है कि हम समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बना के अधिक से अधिक सीटें लें, और जिस प्रकार का माहौल है कांग्रेस को भी सफलता मिल सकती है समाजवादी पार्टी के साथ जाके, इसीलिए वो तैयारी कर रही है और वो कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अधिक से अधिक दबाव बनाए। अब एक और गंभीर प्रश्न है सर कि एएसपी यानी चंद्रशेखर और बीएसपी यानी मायावती, ये दो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार बाई इलेक्शन में, क्योंकि लड़ दोनों रहे हैं चुनाव? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें बहुत ज्यादा मुझे फर्क लगता नहीं है कि चंद्रशेखर और मायावती इन इलेक्शनों में कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा कांग्रेस की तरफ अग्रसर हुआ है और काफी हद तक जहां समझौता था वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ भी पिछड़ा और दलित गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टियां बहुत प्रभावित इस चीज को कर पाएंगी। और आपको ये भी देखना होगा कि लगभग आधा समय विधानसभा को बीत चुका है 2022 के बाद, अब 2027 में चुनाव है, और आपको ये मान इस राउंड का आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कांग्रेस बढ़ रही है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को चौकन्ना होना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ तालमेल करके चलना चाहिए। अगर कहीं तलखी बनती है और तलखी के साथ ये होता है कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनती है और अलग अलग लड़ते हैं, तो उसका नुकसान दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा सर, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात पूरी कर रहा था कि ये जो 2.5 साल के लगभग सरकार हो गई है योगी जी की और 2027 में चुनाव है, तो एक ये सैंपल होगा ये 10 सीटों, क्योंकि ये पूरे यूपी से अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, तो परिणाम आपके सामने प्रदर्शित करेगा। बहुत शुक्रिया। वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए डिबेट में। वीरेन जी,
उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं, और अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया है कि अब चुनाव जल्दी घोषित होंगे महाराष्ट्र के साथ यूपी के बाई इलेक्शंस के, तो मैं देख रहा हूं कि 24-36 घंटे में काफ़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप क्या जानकारी साझा करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो भाजपा के सारे नेता हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सब चुनाव प्रचार में लगे हैं, और सदस्यता अभियान को लेकर आज बैठक भी इनकी दूसरे चरण हुई थी, दूसरा चरण ये लोग शुरू कर रहे हैं। तैयारी तो लखीमपुर वाले की तरह होगी, जैसे लखीमपुर में थी तैयारी तो हरदम रहती है। जैसे अभी गन्ना समिति के चुनाव में हुआ, उपचुनाव तो सरकार का चुनाव माना जाता है कि साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना है चाहे जैसे। तो इस चुनाव में बस खासियत यह है कि ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हो रहा है, और एक माहौल बताएगा कि लोकसभा में बीजेपी के लिए जो माहौल बना कि वो चुनाव में पीछे रह गई, अब वो उस अपनी फिर से खोई हुई जमीन को कितना वापस हासिल कर पाती है। जी, ये चुनाव सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर है, और उनकी पूरी जिम्मेदारी पर है, और उनकी साख के लिए चुनाव भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई कसर तो रह नहीं जाएगी। देखिए, अब बात आती है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा कभी जीती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीती है। चाहे आप करहल ले लीजिए, अखिलेश यादव ने छोड़ी है, लेकिन सपा हमेशा वहाँ जीतती रही है। उसी सीट से डिम्पल लोकसभा सांसद हैं मैनपुरी में। उस सीट को बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन चुनाव है वो। दूसरा, कटहरी में आ जाइए, वहाँ भी भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है। भाजपा शायद इस बात से खुश हो कि अगर वो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद वाली सीट जीत ले तो अयोध्या की हार का वो बदला ले सकती है। इस बात में थोड़ा से उसको जो टेम्पो डाउन हुआ है वो टेम्पो हाई हो जाएगा थोड़ा से जी, और जीत की दरकार तो उसको है। बिना जीत के 2027 के लोकसभा चुनाव में वो मजा बन नहीं पाएगा जो चीजें हैं। ब्रजेश जी, अभी जो अपने सहयोगी दलों की बात हो रही है, तो पहले भी ये लग रहा था, अब भी नजर आता है कि भाजपा एक सीट आरएलडी को दे देगी, एक सीट निषाद पार्टी को, बस, और सपा एक सीट कांग्रेस को दे सकती है। एक एक सीट सहयोगी दलों को मिलेगी। अरे आपने तो बड़े बम्पर कटौती कर दी भाई। इससे ज्यादा की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अरे ऐसा ना करो, लेकिन इस थोड़ा बात सा पर लिबरल हो जाओ। इस बात पर देखिए बहुत सख्त एतराज है जानकार लोगों को जी, कि कोई पार्टी 1.5 जिले की पार्टी नहीं है जो जम्मू कश्मीर तक चुनाव लड़ रहा है, आप उसे 1.5 जिले तक कैसे कह सकते हैं? आपत्ति वाली, जहां पर उसका चुनाव चिन्ह भी लोग ना पहचान पाते हो, लेकिन लोग लड़ने गए, हिम्मत की उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे रोजगार मेले अभी 10 विधानसभा सीटों पर हो चुके हैं। सरकार अपनी योजनाओं का जो छाता है उसने फैलाया है, लाभार्थियों की संख्या वहां बढ़ा रही है। उपचुनाव में लोग वोट देते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाएगा, अच्छे लोग आएंगे, सरकार यहाँ पर काफ़ी मदद करेगी, उस उम्मीद में हमेशा सत्ताधारी दल के प्रत्याशी अक्सर जीत जाते हैं जी, तो इसका लाभ भाजपा लेना चाहेगी। अब वो बात अलग है कि शायद समीर भाई ये बात ना माने कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, वो शायद कुछ और बात इस पर कहें, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है, इस लालच में दे देती है कि अगर उपचुनाव होगा तो हमारे यहाँ ज़्यादा विकास हो जाएगा, और सरकार एहसान भी मानेगी कि हमने उसकी इज्जत रख ली। बाकी और आगे अलग अलग सोचना है, क्योंकि कई बार उपचुनाव में बहुत लाठियाँ भी भांजी गई, बहुत वोट भी कम पड़ते हैं। सीसा मऊ का जो कानपुर का चुनाव होगा वो सबसे ज़्यादा लठैती वाला चुनाव होगा, और वो चुनाव पुलिस को भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली नेता और पब्लिक लड़के वो चुनाव जीत लें।
आसान नहीं होगा वो चुनाव। जी वैसे आज भाजपा के हाथ में पेट्रोल की शीशी लग चुकी है, क्योंकि इकबाल महमूद ने कह दिया है कि मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है। महबूब अली ने हम कहा है, महबूब सरकार अली, में जी। आने वाले हैं। महबूब अली ने कहा जी। महबूब अली ने जी। तो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिल गया। अब बात आती है चंद्रशेखर आजाद की और मायावती की। ब्रजेश जी, अगर हरियाणा में मायावती को कुछ सीटें मिली तो यूपी में वो दलित वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, और दलित अगर मायावती के साथ गया तो नुकसान दोनों का है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कुछ दलित अपने साथ ले आए हैं और उधर भाजपा भी दलितों को अपने साथ लाई थी खाना पीना खिला पिला के। अब अगर मायावती उसको वापस लौटार ले जाएंगी तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? इनके हाथ खाली हो जाएंगे, फिर तो चुनाव का जीत हार का अंतर बड़ा कम हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी। वैसे राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि किसकी क्या क्या तैयारी है। कि जाके ये कह दो कोई सोलो से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और अपनी हर सांस को नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से, और जहन में जब भी तेरे खत की इबारत चमकी एक खुशबू सी निकलने लगी अलमारी से, और शहजादे से मुलाकात नामुमकिन है, चलिए मिल के आते हैं किसी दरबारी से। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और पॉलिटिकल ओपिनियंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वीरेंद्र जी जैसा क्लेम कर रहे थे कि डेवलपमेंट के नाम पर या उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, जनता थोड़ा रूलिंग पार्टी के लिए सिंपैथी रखती है, क्या आप सिंपैथी के वोट के तलाश में हैं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम विकास के अपने जो एजेंडा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, जिस पर हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में बड़ा बहुमत दिया, इतना बड़ा बहुमत कि अब तक किसी को भी दोबारा इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला था पिछले 30 सालों के अंदर। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके आधार पर हमको दिया। हम अपने संगठन की ताकत और विकास के एजेंडे को लेके जनता के बीच जा रहे हैं, उस पर हमको समर्थन मिल रहा है। हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होंगे, ये हमको भरोसा है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं ब्रजेश जी कि बीरेन जी जो बातें कह रहे थे या समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता अभी जो बातें कह रहे थे, देखिए नफरत की राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो ठाकुर 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 जैसे लग रहा था कि क्षत्रियों ने इस देश के अंदर कोई ऐसा खराब काम कर दिया जिसका इतिहास इतना खराब है कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता गाली देते देते हमें लगता है कि थक जाते हैं। कितनी बार गाली देंगे, कितनी बार गाली देंगे, हमें नहीं लगता है कि इनको इसका भी एहसास होता होगा कि हम जब गाली देते हैं तो निश्चित रूप से समाज में ये सब चीज़ें जाती हैं और लोग इसको कैसे देखते हैं। अभी उन्होंने ठाकुर की बात कही, कांग्रेस प्रवक्ता की बात शुरू होने से पहले सीटों पर उन्होंने हैसियत की बात कही। शब्दों का चयन देखिए, ठाकुर, हैसियत, पेपर लीक। 6.5 लाख सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, 1.5 करोड़ रोजगार दिया हमने, 5-5 एक्सप्रेसवे बनाए हमने, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोजाना लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं। आप देखिए नोएडा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, देश उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्टों की झड़ी लगी हुई है। लोग रोजाना हम तो ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपके इतना झगड़ा है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे ब्रजेश जी, अब त्रिपाठी जी कह सकते हैं, कोई सूचना तो होगी। नहीं सूचना तो है। प्रयाग में अभी कल ही की तो घटना है, इनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे, प्रदेश अध्यक्ष गए थे, देखा मैंने, जो सर फुटौल हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष समेत नेताओं को चेहरा छुपा के भागना पड़ा। देखा एक दो लोग तो मंच से सीधा भीड़ पे कूद गए, चोट लग सकती थी, मुझे फिक्र हुई। अपनी एनर्जी इन सब चीजों में नहीं खर्च करना चाहता। अभी हैसियत की बात सपा के प्रवक्ता ने कहा और इन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और इसके पहले क्या कहा था, छुटभैया नेता चिरकुट किसने कहा था? हमारी पार्टी के किसी नेता ने शंका का समाधान कर जी बिल्कुल। भाई की दिक्कत का कुछ तो हल है।
नहीं भाई की कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्रजेश जी, मैं जो बात उन्होंने कही है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है। भारतीय जनता पार्टी का बयान या तो प्रवक्ता देता है, नहीं तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी देते हैं। किसी का भी बयान पार्टी का बयान नहीं हो सकता है। और हम ये मानते हैं कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नेता तक सबको अपने बयान को शिष्टाचार के अंदर और मर्यादा के अंदर देना चाहिए। हमारी संगठन और हमारे सरकार में कहीं भी आपने आज तक नहीं देखा होगा कि हमने मर्यादा को तोड़ा। एक आदमी किसी को कुछ भी बोलता जा रहा है, अंड बंड बोल रहा है, आप तो नोटिस तक नहीं दे रहे हो। ब्रजेश जी, बहुत सारी चीजें, क्या तो बेचारों को बोला, मैं तो बर्दाश्त की तारीफ करूंगा। सारी चीजों नहीं, देखिए हमने भी बोल दिया और दुबे जी ने भी बोला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, पार्टी विद ए डिफरेंस फिर कैसे होगा? आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए। सुचिता की बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। एक बार भी उस निषाद की बेटी जिसकी अयोध्या में बलात्कार हुआ, नवाब यादव मॉडल, जो नवाब यादव, अच्छा एक खबर आ जाइए हाईकोर्ट से, पता चली आपको कि जो डीएनए है वो मोहित खान का नहीं है, राजू खान का है जो मैच हुआ है। ब्रजेश जी, इतनी विभत्स घटना का एक बार भी अखिलेश यादव ने कोई कंडम किया? पर मोहित खान को तो डीएनए मिला, मैच हुआ नहीं। ब्रजेश जी, कन्नौज में क्या हुआ? तो सारा तो आपका अभियान धरा रह गया। नहीं, हमारा कोई धरा नहीं है। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, थैंक यू सर। किसी भी पार्टी का होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का बलात्कारियों को संरक्षण देना, नवाब सिंह यादव के डीएनए टेस्ट की मांग किया था, उन्होंने मिल गया। बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ, मैं प्लीज मैं आप ही पास आ रहा हूँ, आप एक सेकंड और 10 सेकंड। नवाब सिंह यादव का डीएनए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बलात्कार जैसे धन्यवाद, घटना पर बहुत शुक्रिया। डीएनए मैं आ रहा हूँ सर, आप ही पास, इतना तो आप में सब होना चाहिए। बात मैं करता हूँ, किसी की भी, अरे मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ मेरे साथी। आप अपने बारी को ही खराब कर रहे हो। मैं आप ही के पास आ रहा था। कौन किस पार्टी का नेता है ये छोड़ दो, कौन किस पार्टी का नेता है ये छोड़ दो। इतनी तो नैतिकता रखो कि बलात्कार के विषय पर परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। आप बलात्कार की 1 दर्जन घटनाएं समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है, आप जाति के नाम पर जस्टिफाई करोगे, आप यादव के नाम पर जस्टिफाई करोगे, आप मुसलमान के नाम पर जस्टिफाई करोगे, आप बताओ ना करोगे? मैं तो कह रहा हूँ, किसी दल, किसी जाति, किसी समाज का आदमी अगर बलात्कार करता है तो वो दोषी है, उसको दंडित करेंगे। अब आप शांत हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी जाति के नाम पर, यादव और मुसलमान के नाम पर परिभाषा बदलेंगे, ये कृपया सहयोग करें, कृपया सहयोग करें। मैं आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गो अहेड। कई सारी बातें हुई, आराम से बात करें, एक दूसरे के। देखिए, एक बात तो पहले साथी से शुरू करते हैं। एक बात तो उन्होंने कहा, अनिल सर ने, कि बड़ा गले मिल रहे हैं। गले मिलाने पे बस एक मुझे वो शेर याद आया। हालांकि आपका वो जो बयान था कि डेढ़ मेरा नहीं है भाई, क्यों मेरे ऊपर चिपका रहे हो? बीजेपी का बयान था, उसको भारतीय जनता पार्टी मलिक पता नहीं क्या समझा दिया। आपके बार बार सवाल करने पर भी भारतीय जनता पार्टी, आप सहयोग करें, आपके बार बार सवाल करने पर बीजेपी पार्टी का चाचा को निकाला, अपनी पार्टी के नेता को निकाल के क्या क्या समाज ये देखे कि जयंत चौधरी जी के अपमान को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सहमति दी, वो एक शब्द नहीं बोले। वो स्वजाति का मामला है, स्वजाति को बचाने का जो संकल्प है वही समीर सिंह का भी है, उन्होंने उसको मुक्त सहमति दी। और जो गले मिलाने की बात कर रहे हैं, दबाने नहीं, गला नहीं दबाना, नहीं, गले मिलाने पर एक बात है कि तुम लोग हाथ भी ना मिलाएंगे जो गले मिलोगे तपाक से। और ये नई दौर की बीजेपी है, थोड़ा फासले से मिला करो दुबे जी। तो आप क्या कंप्लीट करो, 10 सेकंड बचे। अब मैं 10, आप इस पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश, आज हमारे जनपद की बात आई। हमारे जनपद में एक जगमेंद्र नाम का जो विद्यालय चलाता है नौजवान, उसको जिला बदर कर दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से जीतेंगे आप अभी देख लीजिए। कोई चुनाव है क्या? अभी बनारस में एक मौर्य युवा की हत्या हो गई, और हत्यारे जानते हैं किसके साथ घूम रहे? हत्यारे उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर के संरक्षण में घूम। बहुत शुक्रिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श,
पूरा बुद्धि विमर्शी आपका आरक्षण धन्यवाद। और संविधान सिर्फ जुबान में ही Thank नहीं you. बल्कि व्यवहार में कैसे खत्म हो जाए जब इसी Thank you, पर sir. कर रहे सिपाहियों की हैं, तो हत्या उत्तर आप थोड़ा सहयोग कर दें प्लीज, प्रदेश धन्यवाद। उसके बारे में आपका लोग क्या कहना तैयार है हैं सपा बताइए। वाले कि भारतीय आपको जनता पार्टी सर आप का सहयोग कर दो, खून में हाथ आप सहयोग करो में प्लीज, जो मरा उसके धन्यवाद। बारे में क्या है? धन्यवाद। दुबे जी, ये तो आपसे क्या बता रहे हैं कि गले वले ना मिला करो, इनका मशवरा मानोगे? अरे वो अपना दोस्त हैं आपके, मतलब मान लो इनका मशवरा। मित्र तो व्यक्तिगत ही है, उसमें कौन है ना? व्यक्तिगत मित्र हर घर नहीं है। खेल रहे हो। अब वो अपना अगर बगल वालों से अपना उसको ट्राई कर लें, जो हमें सलाह दे रहे हैं पहले आपस में कर लें। और जहाँ तक बात इन सवालों की है, इन सवालों की के ऊपर चर्चा करने के बजाय हम लोग इस बात पर हाँ, मुद्दे पर लौटते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश किन में इशूज पर लड़ा जाएगा चुनाव, आप लोगों ने कुछ आकलन किया? नहीं, हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पार्टी मूलतः किसानों की पार्टी है, हम किसानों के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी लगातार वो इस प्रयास में है जो वो धान का समर्थन मूल्य सरकार ने 2300 रुपए तक, गन्ने का समर्थन बोलने ही नहीं मूल्य- दे रहे हो आप, सवाल तक तो पूछने नहीं दे रहे हो। समझ गए हो तो अब आप नहीं, हम लोग पूछ लूं, इजाजत दो तो। नहीं, हम लोग चाहते क्या हैं पूछना कि चाहते जो है मैं पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछिए आप। तो टोकना मत बीच नहीं, में। नहीं, आपको कौन टोक सकता है? आप अब समझ गए हो तो टोक रहे आप बिल्कुल आप ना, प्लीज आप नहीं बोलोगे, आप आपका माइक बंद करो। आपका यही नो, सवाल होना आप चाहिए। सब कृपया प्लीज। गन्ने का सॉरी धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपया निर्धारित हुआ है। आज कैबिनेट बाई सर्कुलेशन का देखा होगा आपने खबर, ठीक है इतना? नहीं, जो उचित मूल्य है, जो किसान को मंजूर हो, चाहे वो धान का हो चाहे गन्ने का मूल्य हो, 23 तो ठीक वो तो है। वो जो है कि जो किसान कहे, किसान सहमत है, हम सहमत हैं। अगर उत्तर प्रदेश का किसान उस पर सहमत है तो आप लीडर हो किसानों का, अभी तो बता रहे थे कि हम मूलतः किसानों की नहीं, तो पार्टी हम है। कहे तो अब रहे। मैं कह रहा हूँ 23 तो ठीक है, नहीं, हम तो आप वो बीच में खेल रहे हो। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ब्रजेश जी, जो किसान को मंजूर है, अगर किसान को आपको मंजूर है? अगर किसान को हम तो कि हमारे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो जो किसान को मंजूर है वही हम मंजूर कर लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं किसान सहमत होगा, हम मंजूर कर तो सहमत है किसान? नहीं, अगर सहमत होगा तो अभी तो आज आया है ना, अब कल हमें फीडबैक आ जाएगा तो हम आपके कल आप बुलाइएगा तो मैं बोल दूंगा कि क्या है। अभी तो किसान का फीडबैक आ जाए कि वो स्वीकार कर रहा है तो हम उसको स्वीकार कर भाई रहे हैं। धान की बहुत बड़ी बेल्ट है। नहीं, धान की बेल्ट है, किसान के पास सारी फसलों का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। हम लोग तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते रहते हैं और दे तो दिया 2300। नहीं, अब वो जो दे दिया, अभी तो हमें गन्ने की मांग कर रहे हैं, हम उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि गन्ने का मूल्य भी जो है वो बढ़ाएंगे। हम लोग तो हर चीज पे कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हो जाए। अभी ब्रज क्षेत्र में हमारे अगर नेता हाथ पकड़ाएं तो कंधा पे हाथ लगाओगे। ब्रज क्षेत्र में हमारे हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अध्यक्ष ने किया है, चिट्ठी लिखी इस थी, नाते उन्होंने देखे मांगा इस पर उसी से किया। जाता है जो देता है, जो देता ही नहीं है नहीं, उससे इनको कोई क्या चाहिए मांगे? था कि आज वेलकम करते सरकार के कैबिनेट के निर्णय का, निश्चित रूप पर से अगला आदमी देखिए, वेलकम नहीं कर रहा। मुझे ये उनका है कोई विरोध कर रहे हैं क्या किसानों ब्रजेश के जी? तो भाई वो समर्थन कर रहे हैं। आप तो झगड़ा लगाने में ही लगे रहते हो। काम किया उतना आपका किसी भी काम है सरकार झगड़ा ने नहीं लगाना। किया। दुबे जी आपकी बड़ी इज्जत है, ब्रजेश जी, कैसी बात कर रहे हैं? किसानों के सरकार ने मुद्दे वही पर कहा, भारतीय 700 जनता किसानों पार्टी को की रोक योगी दिया। आदित्यनाथ Thank you, sir. की 700 सरकार किसान ने शहीद Thank you, हुए sir. इसी Okay, सरकार all में। right. किसी ने त्रिपाठी इसी जी, योगी आदित्यनाथ की त्रिपाठी जी, सरकार में लखीमपुर खीरी ये में क्या तो किसान आरोप, चला गया, एक मैंने देखा, अरे यही शुगर सरकार मिल है। तो सर नहीं एक सेकंड बेच अपने रहे थे सहयोगी ना। को बोलने दें। शुगर ये मिल तो जो नहीं बेच प्रयागराज रहे के थे ना। दृश्य मैंने वीडियो देखे त्रिपाठी जी, बड़े विचलित करते हैं। आप एक ऐसे संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, लार्जेस्ट अपोजिशन है इस देश का, सड़क पर झगड़ा करते हैं इस तरह से। आपका किस तरह का अनुशासन है? सड़क नहीं मंच ब्रजेश पर। जी, ब्रजेश जी, ये- सड़क हाँ, नहीं आप कहिए, प्लीज, प्लीज। मंच कहिए, नहीं, मंच हाँ, पर प्लीज। सर तो फुटो सड़क ही है। कार्यक्रम में अगर जो कुछ कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं और चूंकि पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है और हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसी का कोई हित टकराता है और उसमें सर ऐसी मारपीट में मेहनत ना करें, बस हम लोग का नहीं, कंसर्न नहीं मारपीट है ऐसी नहीं थी ब्रजेश जी। कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए थे और सीनियर लीडर्स ने उनको समझाया, सभी शांत हो गए और जाके हमारी सीएलपी लीडर उनके साथ बीच में बैठी और पूरा कार्यक्रम ठीक से संपन्न हुआ। दरअसल जो सर फुटौल है जिसका मैंने जिक्र किया था वो अभी भी आपको दिखाई दे रही। रालोद कह रहा है हम कांग्रेसों वो किसानों के हित की पार्टी है, हम किसानों के लिए काम करते हैं, हमारा पहला मुद्दा किसान है। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है हम किसान विरोधी हैं। आज तक ये आप किसान कहते हो, परेशान हम हैं। नहीं कहते, हम नहीं कहते। ये तो चिपका रहे हो आप, कहते हो। ये तो चिपका वो जब बगल में बैठे हैं ना, सर, जब शुगर एक मिले मिनट बेच बोले। रहे थे आप दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में 22 शुगर मिले बेचे थे। आप किसानों 22 शुगर मिले बेचे थे। सर बोलिए। एक साल तक इसका शोषण मतलब करते रहे। क्या? उन्होंने अपनी उसमें
जान दे दी और एक दिन अचानक प्रधानमंत्री आप 20 सेकंड कि वो अपनी तपस्या आप 20 सेकंड है सर जी मैं यही कह रहा हूं, पूरे देश ने देखा 1 साल तक किसान वहां मरते रहे और कितनी मौतें हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और एक दिन आके प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम अच्छा, ये बीरेन जी तो कह रहे थे कि एक ही मिलने के आसार हैं, हम लोग तो 3 के लिए ये बात तैयार थे, बीरेन जी ने 2 काट लिए। ब्रजेश जी 10 की 10 सीटों पर हमारे प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे ऑब्जर्वर नियुक्त हैं और सभी काम कर रहे हैं। और ये तो आप दबाव की राजनीति कर रहे हो, सपा पे दबाव बनाने के लिए आप ये सब प्रभारी नियुक्त कर रहे हो ताकि ये डर जाएं आपसे। नहीं, कोई डर और आपको सीट दबाव में आके दे दें। भारतीय जनता पार्टी आपने हरियाणा में इनको ठेंगा दिखाया, आपने इनको एमपी में कुछ दिया नहीं। नहीं, हमने इनसे क्या उम्मीद करते हो, आपको क्या दे दें? दी थी हमने अपने सहयोगी को 1 सीट और हर जगह हम सहयोगियों का सम्मान केपी मलिक साहब, मुझे आप बताओ कि इस बार के चुनाव में बाई इलेक्शंस में मुख्य रूप से कौन से मुद्दे अधिक हावी दिखेंगे आपको, और अलायंस पार्टनर की खींचतान भी कोई इशू होगा? नहीं ब्रजेश जी, अगर आप देखें ये बहुत बड़ा इशू होगा, और ये खाली विपक्ष के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं वो भी सीटें ज्यादा चाहते हैं। जैसे अनिल जी की ही पार्टी है, वो कम से कम 2 सीटें चाहते हैं कि उनको मीरापुर के साथ खैर भी मिले, और उसके अरे लिए सर, एक और संकट है, अभी देखिए उनकी चर्चा नहीं की, निषाद पार्टी वो मजुआ और कटेरी में झंडा गाड़ के बैठे हैं कि ये 2 तो चाहिए ही चाहिए। बड़ी मुसीबत है। इसीलिए ब्रजेश जी मैं कह रहा हूं कि जो एलाइज है वो भी 1 से अधिक मांग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सिरदर्दी होगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से चाहती है और उसको लगता है कि उसका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो भी अधिक सीटों की मांग करेगी। तो ये देखना होगा कि सपा और कांग्रेस में तालमेल क्या होता है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे इस चुनाव में दिखाई देती है ब्रजेश जी, कि जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं, और वीरेंद्र जी ने उसकी तरफ जिक्र किया जिस पे हमने अधिक ध्यान नहीं दिया, जो अभी चुनाव चल रहे हैं गन्ना समिति के, उसमें कई जगह धांधलियों के आरोप हैं। कई जगह इस तरह के आरोप है कि पर्चे खारिज कर दिए गए हैं अंतिम समय में आके, तो आप निर्विरोध कई सीटों पर जीत गए हैं। तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के लिए भी जो विपक्षी दल है, इस तरह के भी मुद्दे उठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुराना शाम दाम दंड भेद का फॉर्मूला है उस पर भी काम करने की कोशिश करेगी। तो इसका विरोध भी आपको चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट सर, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप सब ने शांतिपूर्ण इस डिबेट को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया। और बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया कि आपने उतने ही शांति और सब्र के साथ इस डिबेट को देखा। धन्यवाद, नमस्कार।